हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस दरबार और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, जब हमने दोबारा से स्टार्ट किया डिस्कशन और हम लोग अभी एडिटोरियल डिस्कशन ही सिर्फ कर पा रहे हैं, बट आई एम श्योर कि जल्दी ही पूरा न्यूज़पेपर डिस्कस होगा हमारा बहुत डिटेल में। ठीक है, तो आज भी हम लोग इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं और आज यकीन मानिए एक्सप्लेन्ड पेज पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। आई होप आपने उसको मिस नहीं किया होगा और अगर मिस किया भी है तो आप इस डिस्कशन में उसको ज़रूर सुन लेंगे बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज 28 अक्टूबर है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है। आई होप कल के डिस्कशन में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और आपने आंसर किया है, तो प्लीज इन क्वेश्चंस का आंसर जरूर किया कीजिए कमेंट बॉक्स में। अदरवाइज जो मोटिवेशन है क्वेश्चन देने का, अगर आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम क्वेश्चन डाला कीजिए, क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर भी मुझे चाहिए। ठीक है, तो अनाईमुड़ी हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की। क्या आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। दूसरा स्टेटमेंट है इट इज इन तमिलनाडु। अब देखिए, ये जो सवाल है एकदम फैक्चुअल सवाल आ गया आपके सामने, क्योंकि वेस्टर्न घाट के ऊपर आज डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, तो ये सवाल इसीलिए वहां से पूछा गया है। यूपीएससी को प्रिडिक्ट नहीं की करना ही सही रहेगा हर किसी के लिए, बिकॉज करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कभी बहुत सारे आ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। तो ये कभी भी नहीं मानना है कि करंट अफेयर्स अब आएगा नहीं या स्टैटिक पोर्शन आएगा नहीं। तो आपको दोनों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, जो करंट इश्यूज है वो भी और जो स्टैटिक पार्ट है वो भी। तो आपको बताना है यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? ओनली वन, ओनली टू, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। कल वाले जो क्वेश्चन का आपको दिया गया था उसका आंसर कल के ही डिस्कशन में था। अगर आप लोगों को नहीं मिला है तो कल का डिस्कशन जरूर ध्यान से सुनेंगे। आपको मैप पूरा पूरा दिखाया गया अफगानिस्तान का, उसी मैप में आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, फ्लड एंड फरी। तो इस डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे केरला के बारे में। जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट में आप इस पूरे डिस्कशन को रख सकते हैं, इस आर्टिकल को रख सकते हैं। इसमें आप देख लीजिए वेस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ये भारत का हिस्सा है आपका, ये साउथ इंडिया वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका वेस्टर्न घाट हो गया और ये आपका ईस्टर्न घाट हो गया। ओके, ये ईस्टर्न हिमालय इधर और इस तरफ यहाँ पे वेस्टर्न हिमालय। क्लियर है? तो ये जो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, आपको इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। वेस्टर्न घाट में क्वेश्चन पहले भी पूछा यूपीएससी ने, आगे भी पूछ सकती है। एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कौन कौन से स्टेट हैं जो वेस्टर्न घाट में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इधर से लेते हुए आपका ये तमिलनाडु तक का हिस्सा जो है वो वेस्टर्न घाट का पार्ट है। तो वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका हॉट स्पॉट है बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसीलिए इधर से क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल किस कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछा गया है। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो अक्टूबर का समय होता है इसमें बारिश होती है। बारिश क्यों होती है? बिकॉज रिट्रीटिंग मानसून आता है, जो मानसून लौटता है उसकी वजह से बारिश होती है। ठीक है, तो और एक दो और रीजन है इसकी वजह से बारिश होती है। तो इसी समय पे आपने देखा होगा अक्सर कि अक्टूबर पहुंचते पहुंचते भारत के कुछ हिस्सों में, खास करके आपका केरला वाला रीजन हो गया, ईस्टर्न पार्ट में कुछ रीजन हो गया, जैसे कि जो आपका पूर्वी भारत है, झारखंड, बिहार, उधर भी कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश हो रही है। केरला में देखें तो आपको पता ही है कि फ्लड आ चुका है और कितनी ज्यादा वहां पे बुरी हालत हो गई है। इसके अलावा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी देखा गया था जहां पे काफी ज्यादा बारिश हुई थी, फ्लड कंडीशन बन गया था, बहुत सारे लोगों की जानें चली गई थी। तो ये सब कंडीशन भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में बनते रहते हैं। केरला में जो समय है इसमें अभी कई सारे घर, ब्रिज, सब कुछ बह गया, लैंडस्लाइड हो गया। अभी तक जो डाटा है उसके हिसाब से तो 38 लोगों के जाने गई हैं, लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे तो रिकॉर्ड में आते भी नहीं है जो नुकसान होता है। तो बहुत सारे प्रिडिक्शंस के बावजूद, वेदर जो हमारा डिपार्टमेंट है उनके प्रिडिक्शंस के बावजूद फ्लड प्रोन
एरिया में आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है, इसके बावजूद भी इतनी सारे कैलेमिटीज होते हैं, वल्नरेबिलिटीज अभी भी उतनी बनी हुई है। तो आखिर ऐसा कैसे है? खास करके ये जो राज्य हैं, केरला जैसे राज्य, केरला, उत्तराखंड, ये सारे जो रीजन हैं, वहां पर अभी भी ये जो सिचुएशन है उसको मिटिगेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपके मन में आया होगा ना, यार हर साल आ जाता है केरला में बाढ़, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया था, और देखिए कंडीशन ऑलमोस्ट सेम रहती है, बल्कि तबाही उससे ज्यादा हो जाती है कई बार। तो हमारे मन में ये सवाल ऑटोमेटिकली आता है कि जब हर बार वहां पे बाढ़ की स्थिति बनती है, जैसे बिहार में ही देखते हैं, आपकी असम में हम हर साल देखते हैं कितना बाढ़ आ जाता है, उसकी वजह से नुकसान उतना ही हर साल होता है। तो क्या हम उसको मिटिगेट करने के लिए, क्या हम उसको, उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए, एड्रेस करने के लिए कुछ करते नहीं हैं? ये एक सवाल आता है हमारे मन में। अब उसका जवाब भी शायद आपको अंदर से पता है। जवाब एक तो एनवायरमेंटल कॉज है, उसको हम बदल नहीं सकते। अगर मानसून है, बारिश होगी, बाढ़ आएंगे, रिट्रीटिंग मानसून है, तेज बारिश होगी, बाढ़ फिर से आएगा। लेकिन ये जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उसको ओवर पावर करने के लिए, ओवरकम करने के लिए जो हमारे पास टूल्स होने चाहिए, जो हमारे पास मेजरमेंट्स होने चाहिए, क्या वी आर लैकिंग ऑफ इट? क्या हमारे पास वो चीज नहीं है मौजूद? ये सवाल हमारे अंदर आता है। तो अब देखिए, इसमें कुछ चीजें तो आपको क्लियर कट दिखाई देती हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन का होना, पेड़ पौधों का काट देना। आपको पता है ना कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जंगलें होती हैं, वो ऐसे आपदाओं को रोकती हैं। इवन आपने सुना होगा कि सुनामी को मैंग्रोव जो है, मैंग्रोव सुनामी को काफी हद तक रोक लेता है। तो जब हम जंगलें ही काट देंगे, हम रोड कंस्ट्रक्शन हर जगह कर देंगे, हम हर जगह माइनिंग्स करते चले जाएंगे, हम जो इकोलॉजी है, जो नेचर है, उसको वैसा का वैसा नहीं छोड़ेंगे, तो क्या होगा? वल्नरेबिलिटीज जो है वो लगातार बढ़ती चली जाएंगी। ओके, और जब भी हैवी रेनफॉल होगा तो हमें उसके बाद जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो बहुत ज्यादा होता है। आपको पता होगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, कुछ एक्सपर्ट्स कमेटी बनाई गई हैं। 2 कमेटी तो वेस्टर्न घाट के ऊपर बनाई गई है प्रॉपर। एक माधव गडगिल कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड द मेंस। प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। माधव गडगिल कमेटी किसके ऊपर बनाई गई है? वेस्टर्न घाट के प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी माधव गडगिल कमेटी। इनके रिकमेंडेशंस के हिसाब से जो राज्य आपके यहाँ पर वेस्टर्न घाट में आते हैं, जैसे कि गुजरात, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये जो पूरा हिस्सा है, पूरा रीजन है, इनको एनवायरमेंटली सेंसिटिव जोन घोषित कर देना चाहिए था। ठीक है, माधव गडगिल जी ने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर वो पूरा रीजन एनवायरमेंटली सेंसिटिव जोन बन जाएगा तो जाहिर तौर पर वहां पे होने वाले कंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली काउंटर हो जाएंगे, कर्व हो जाएंगे, और इसका जो अभी हाल फिलहाल में हम ये बाढ़ की स्थिति देखते हैं और उसके बाद इतना ज्यादा नुकसान देखते हैं, वो नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन इनके रिकमेंडेशंस को बहुत सारे लोगों ने, यहाँ तक कि जो दादन गवर्नमेंट थी और बहुत एक्सपर्ट्स, उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? ठीक है ना, क्योंकि अगर आप जैसे आप एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से देखोगे वैसे डेवलपमेंट आपका हैम्पर होगा। ध्यान दीजिएगा, एनवायरमेंट और डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा होता है। तो आपसे कई बार सवाल भी पूछा जाता है कि अगर दोनों को साथ लेकर के चलना होगा तो कैसे चलेंगे? ठीक है, तो अब इसको तो नकार दिया लोगों ने कि भाई आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ये तो एनवायरमेंटल सेंसिटिव जोन कर देंगे तो आप कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, डेवलपमेंट नहीं होगा, और उसके बाद इसका जो खामियाजा है वो वहां के लोगों को भुगतना पड़ेगा। जो अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाएगी। एंड द पैनल हेडेड बाय द वन ऑफ द कंट्रीज टॉप इकोलॉजिस्ट कॉल्ड फॉर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविस्ट इन स्ट्रेच। तो ये क्या कहा गया कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होने चाहिए, बट इसको नकार दिया गया। ओके, नन ऑफ द 6 स्टेट अग्रीड विद इस रिकमेंडेशन। किसी भी एक राज्य ने इसको नहीं माना, बोला कि नहीं ये तो बिल्कुल ही रैंडम सा स्टेटमेंट है, ये तो हम नहीं मान सकते इस रिकमेंडेशन को। और फिर इस पर दूसरी कमेटी बनाई गई। ध्यान दीजिएगा, फिर इस पर दूसरी कमेटी बनाई गई। अब केरला की बात करें पर्टिकुलरली, बिकॉज केरला की हालत सबसे ज्यादा खराब है। आप देखते हैं हर साल ही वहां पर कितनी बुरी हालत हो जाती है।
तो वहां पर दैट ऑब्जेक्टेड टू प्रपोज द बैन ऑन माइनिंग। माधव गडकरी साहब ने कहा था कि माइनिंग वगैरह पे आप रिस्ट्रिक्शंस कर दीजिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर रिस्ट्रिक्शंस कर दीजिए, जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं उनको रोक दिया जाए। लेकिन केरला ने इसको नहीं माना था, ठीक है। उसके बाद इस रिकमेंडेशंस को खारिज करते हुए एक नई कमिटी बनाई गई कॉल्ड के कस्तूरी रंगन कमिटी। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माधव गडगिल एज वेल एज के कस्तूरी रंगन, बोथ कमिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी कमेटी बनाई गई वेस्टर्न घाट के ऊपर ही। तब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने उस एरिया को थोड़ा सा कम कर दिया, जैसे कि उन्होंने तो पूरा ओवरऑल 6 राज्यों को घोषित कर दिया गया था, बट कस्तूरी रंगन ने कहा कि भाई जो वेस्टर्न घाट वाला रीजन है पर्टिकुलरली उसको इको सेंसिटिव जोन बना देना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने भी रिकमेंडेशन दिया कि जो वेस्टर्न घाट स्टेट्स हैं उनको तो इन्होंने नहीं नोटिस किया, बट हाँ जो वेस्टर्न घाट का रीजन उसको इको सेंसिटिव बनाया जाए। और वहां पे सेम इन्होंने बोला कि माइनिंग वगैरह नहीं होना चाहिए, कैसे इसको प्रोटेक्ट करना है हमें इस बारे में सोचना होगा। तो ये सारे रिकमेंडेशंस दिए गए। But the Kerala government has opened the shutter of the Idukki Dam as the state's largest reservoir. अब यहाँ पे आपको प्रीलिम्स का फैक्ट मिल गया। इडुक्की डैम कहाँ पर है, केरला में है। लार्जेस्ट रिजर्वॉयर कंसिडर किया जाता है इसको। हैवी रेनफॉल की वजह से ये पूरा फिल्ड अप होने पर इसको ओपन कर दिया गया। हालांकि जो डैम ऑपरेटर्स हैं इन्होंने बोला कि भाई हमने तो अलर्ट कर दिया था, हमने तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के लिए बता दिया था, लेकिन आप सोचिए कि लोग अपने घर को उठा करके कहाँ ले जाएंगे। अब आपने कंस्ट्रक्शन नदी के बीचों बीच बना दिया है, वहीं आप नदी के किनारे पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो जाहिर तौर पर जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, अचानक से डैम को खोल दिया जाएगा, रिजर्वायर को इतना ज्यादा फिल्ड अप कर दिया जाएगा, तो जो डिजास्टर होगा वो बड़ा डिजास्टर होगा, राइट। तो यहाँ पे नाउ अब आईपीसीसी की जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंगली क्या कहा गया, एक स्टडी की गई और आईपीसीसी की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि द वार्निंग अबाउट मोर डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स कॉज्ड बाय सी लेवल राइज, जो सी लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। हाई इंटेंसिटी रेनफॉल्स हो रहे हैं, यानी कि जो बारिश हो रही है वो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में हो रही है। And the country can ill afford to delay investments in such disaster management system। और दूसरी तरफ जो हमारा सिस्टम है वो बहुत अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा समहाउ डिजास्टर का, इस वजह से इतनी सारी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं। ओके, तो आई होप आपको पहला आर्टिकल क्लियर हो गया, समझ में आ गया और काफी इंपॉर्टेंट था। अगला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सप्लेन पेज के आईएमएफ आउटलुक एंड स्टेटस ऑफ जॉब। ठीक है, ये एक्सप्लेन पेज का पूरा डिस्कशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के सिचुएशन को, तो इसमें हम इसको सिलेबस में से पहले रखेंगे इकोनॉमी और आपका आईआर दोनों में रख सकते हैं, बिकॉज एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये आईएमएफ। दूसरा चूंकि ये यहाँ की पॉवर्टी वगैरह पे जॉब के ऊपर बात कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट पर बात कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये इकोनॉमी का हिस्सा भी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इस पर देखते हैं क्या कुछ कहा है आईएमएफ ने, क्या कुछ रिपोर्ट बताती है। तो प्रीलिम्स का एक और फैक्ट जो आपको याद रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? द आंसर इज आईएमएफ। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको कि आपको बार बार बोला गया है डिटेल में पढ़ने के लिए, इनके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निकाली जाती है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली क्या कहा गया, तो 2 बार इसको निकाला जाता है, ट्वाइस एवरी ईयर, अप्रैल और अक्टूबर 2 बार निकाला जाता है। इसमें पूरा डाटा आता है पूरा कि क्या कहाँ चल रहा है, इकोनॉमी कैसा काम कर रही है, जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस बढ़ा है घटा है, क्या चल रहा है। What were the main takeaways from the WEO in October? अब अक्टूबर का जो सिस्टम है वो कैसा है, कैसा चल रहा है, ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी किस मोमेंटम पर है, काम ठीक से हो रहा है या नहीं, भारत की क्या स्थिति है, एवरेज जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सुधरी है या बिगड़ी है, ग्लोबल ग्रोथ किस तरफ गया है, बिकॉज अभी आपको पता है कि कोविड का समय था, पेंडेमिक इतना बड़ा पूरे वर्ल्ड में आया, तो प्री पेंडेमिक से लेकर के जो पोस्ट पेंडेमिक का कंडीशन है वो किस तरीके का रहा, वो क्या वहां पर क्या कुछ बदलाव आए हैं। तो आइए इस पर देखते हैं हम लोग क्या कहा है आईएमएफ ने। एग्रीगेट आउटपुट फॉर द एडवांस्ड इकोनॉमी ग्रुप इज एक्सपेक्टेड टू रीगेन इट्स प्री पेंडेमिक ट्रेंड्स पाथ इन 2022 एंड एक्सीड इट बाय 0.9% इन 2024। तो कहा जा रहा है कि जो ग्रोथ है
वो बढ़ेगा 0.9% तक 2024 का, ये डाटा इन्होंने बताया है। अब कुछ चार्ट्स वगैरह बता रहे थे कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप इकोनॉमी का आंसर राइटिंग वगैरह कर रहे हो तो एक छोटा सा यहाँ पे माइंड मैप टाइप का बना सकते हैं आप इन चार्ट का कि क्या चल रहा है, स्थिति सुधर रही है, बिगड़ रही है, क्या हो रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के आईएमएफ का क्या कहना है, ऐसा जैसा कि मालूम ही है कि पेंडेमिक की वजह से सिचुएशन थोड़ी ज्यादा खराब हो चुकी है एंड इट रिफ्लेक्ट अ नेगेटिव आउटपुट गैप, वर्कर fears of the on the job infection and contact intensive occupation। तो ऐसे ऑक्यूपेशन जहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है और इन्फेक्शन फैलने का खतरा बढ़ रहा है, तो उससे वर्कर्स भी काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, फियर कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ जो चाइल्ड केयर है उसमें कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट्स आ रहा है, लेबर डिमांड जो है वो चेंज हो रहा है एज ऑटोमेशन पिक्स अप इन द सम सेक्टर। तो ना एक तरीके से इनइक्वालिटीज कहीं ना कहीं बढ़ रही है। अब कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, लोगों को काम भी मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे सेक्टर है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ रहा है और वहां पे अच्छा काम नहीं हो पा रहा है। Within this overall theme, what is particularly worrisome is that this gap between the recovery in output and employment is likely to be the larger in emerging market and developing economies than the advanced economy। तो जो developing economies हैं वहां पर जो स्थिति है वो डिफरेंट है फ्रॉम द एडवांस्ड इकोनॉमी, यानी जो अच्छी इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमीज है उनके कंपैरिजन में। तो किस तरीके का गैप है, तो एक तो गैप हमें यहाँ पे दिख रहा है एम्प्लॉयमेंट लेवल का, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का जो गैप है वो ज्यादा है जो इमर्जिंग मार्केट है वहां पर खास करके। What does this mean for India? अब इंडिया को देखें तो इंडिया कैसी इकोनॉमी है, इंडिया इमर्जिंग इकोनॉमी है, ठीक है। इंडिया बहुत एडवांस्ड इकोनॉमी नहीं है, बट इंडिया इमर्जिंग इकोनॉमी है, ऐसा आप मान सकते हैं। आईएमएफ के हिसाब से क्या कहा है आईएमएफ ने, दैट सजेस्टेड दैट इंडियाज इकोनॉमिक रिकवरी इज गेनिंग ग्राउंड। ये सही अभी पिकअप पे है, गेन कर रहा है। और इसने ये भी प्रोजेक्ट किया कि जो एम्प्लॉयमेंट है दैट द रिकवरी इन अनएम्प्लॉयमेंट इज लैगिंग द रिकवरिंग इन आउटपुट और द जीडीपी। तो जीडीपी पता है आपको क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें क्या कैलकुलेट करते हैं, ओवरऑल जो प्रोडक्शन होता है किसी भी देश में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन याद रखिएगा। तो इसमें जो भी प्रोडक्शन है ओवरऑल आपके टेरिटरी में, जो ज्योग्राफिक टेरिटरी आप कह सकते हैं या इकोनॉमिक टेरिटरी आप कह सकते हैं, ज्यादा अच्छा वर्ड यहाँ पे इकोनॉमिक टेरिटरी है, उसमें जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज कॉल्ड जीडीपी, ठीक है। एंड टू बिगिन विद अकॉर्डिंग टू डाटा अवेलेबल विद द CMEI, ये भी आप जब भी आंसर राइटिंग करें, डाटा लिखना, तो इनका डाटा भी आप डाल सकते हैं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इनके हिसाब से जो एम्प्लॉयड पीपल हैं भारत में 2021 में अगस्त का जो डाटा है वो 394 मिलियन है, टू 11 मिलियन बिलो द लेवल सेट इन 2019। तो जो सेट किया गया था उससे काफी कम एम्प्लॉयड लोग हैं, यानी जो हमारा टारगेट था उससे हम काफी पीछे हैं। ये तो ऑटोमेटिक है बिकॉज अब इतना बड़ा पैंडेमिक से भारत गुजरा है। एंड इंडिया was already facing a deep employment crisis before COVID crisis। तो आपको पता होगा हम डिस्कस करते थे कोरोना के पहले, हम इकोनॉमिक क्राइसिस पर ही डिस्कशन करते थे कि कैसे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो ऑलरेडी क्राइसिस चल रही थी और ऊपर से और इतनी बड़ी क्राइसिस आ गई, तो जाहिर तौर पर हमारा जो टारगेट है हम उससे पीछे रह जाएंगे। Why could employment lag output growth in India? तो इंडिया में जो भी जो डाटा आया है रिपोर्ट के हिसाब से के शेप्ड रिकवरी है, ठीक है। इकोनॉमिक रिकवरी अलग अलग होती है, वी शेप, देखिए वी कैसे होगा, वी इस तरीके से होगा, तो आप एक बार नीचे जाएंगे लेकिन फिर आप एकदम से ऊपर जाएंगे, तो ये वी शेप रिकवरी अच्छी मानी जाती है। लेकिन के शेप्ड में क्या होगा, के शेप्ड को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है ना। तो भारत में अभी के शेप्ड रिकवरी हो रही है, इसकी वजह से जो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं वो अभी बने हुए हैं और डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि इनइक्वालिटीज़ बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स
आगे अराइज हो सकती हैं, बट ऑन द अदर हैंड ये भी कहा गया है कि कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ब्रिलियंट काम कर रहे हैं। जैसे कॉमर्स इंडस्ट्री है, दे आर डूइंग ब्रिलियंटली। आईटी सेक्टर है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहां पे इतना फर्क नहीं पड़ा कोविड का। बट बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं जो कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विसेज दे रही थी, उस पर इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। एंड द लिस्टेड फर्म हैव रिकवर्ड मच बेटर देन द अनलिस्टेड फर्म। ठीक है, वही जो लिस्टेड है वो अच्छा काम कर रहे हैं, अनलिस्टेड उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हाउ इनफॉर्मल इज इंडिया इकोनॉमी। तो इकोनॉमी भारत की, देखिए आपको पता है कि भारत में जो डाटा आया था, अभी तो नहीं पुराना डाटा है ये, 91% अप्रॉक्स लोग हैं जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। मतलब उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं दी जाती है, स्कीम्स नहीं दिए जाते हैं। तो ऑलरेडी ये एक सिचुएशन है भारत में। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा इनफॉर्मल तरीके से काम करती है। तो इसमें पहला तो जो जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, द शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इन द ओवरऑल जीवीए। एंड दूसरा है द शेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर देयर इन। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बहुत ज़्यादा होना, इनफॉर्मल सेक्टर में लोग बहुत सारे काम करते हैं, लो स्किल्स जॉब यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। इस वजह से भारत जो है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो चुका है आज की डेट में। तो इसलिए हमें हाई स्किल जॉब पर भी जाना पड़ेगा, जो लोग लो स्किल जॉब है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये कुछ कंस्ट्रेंट हैं जिसको कि सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू आईएमएफ। ये ओवरऑल उनका एनालिसिस आया है भारत को लेकर के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट, कीप स्टरिंग। और हाँ, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर आप लोग जरूर किया कीजिए। थैंक यू।